हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले के एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि बाबर काबुल पे अधिकार करने के बाद में वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू, कोहाट इत्यादि जगहों पर लूट मार करके वापस चला गया। अब ये सन 1506 ईस्वी चल रहा था और इस दौरान शहबानी खान ने जैसे कसम ले रखी थी कि वो तैमूरिया खानदान को से समाप्त कर देगा। शहबानी खान के बारे में मैं आपको पहले के एपिसोड में तफसील से बता चुका हूँ। अब इस शहबानी खान के खतरे से निपटने के लिए उस वक्त के तैमूरी सुल्तानों में सबसे प्रभावशाली सुल्तान हुसैन बायकारा ने एक संघ बनाने की सोची और सब तैमूरी सुल्तानों को, शहजादों को और जो बचे खुचे लोग जितने भी उससे सहानुभूति रखते थे उनको एक जगह इकट्ठा करके सम्मिलित रूप से शहबानी खान पर हमला करने की बनाई। ये सुल्तान हुसैन बायकारा हेरात पे शासन कर रहा था और उस जमाने में हेरात एक महत्वपूर्ण केंद्र था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस वक्त हेरात के सामने काबुल बहुत ही छोटा था और बहुत कम महत्वपूर्ण था। इसकी बजाय हेरात एक बड़ा केंद्र था। सुल्तान हुसैन बायकारा ने इस पे 35 साल शासन किया था और सुल्तान हुसैन बायकारा की हुकूमत में हेरात ने दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति की थी। अब सुल्तान हुसैन बायकारा ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके और शहबानी खान पर हमला करने की योजना के तहत बाबर को भी हेरात में बुलाया। ये समाचार पाकर के बाबर को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि शहबानी खान उसका भी एक बड़ा दुश्मन था। और बाबर खुद ये कहता है कि अगर कोई लोग लाठी लेकर के शहबानी खान की तरफ चले तो हमें भी पत्थर लेकर के सिर के बल जाना चाहिए। यानी उसे खुशी हो रही थी कि शहबानी खान के सामने तैमूरी सुल्तान मिलकर के एक संघ बनाने जा रहे हैं। ये हेरात इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने भी हेरात पे आक्रमण किया था और उस पे कब्जा किया था। जो हम भारत की सीमा के ऊपर अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी गतिविधियां भी हेरात के आसपास ही हुई थी। हेरात के किले को किला इख्तियारुद्दीन कहते हैं और हेरात आज भी अफगानिस्तान का एक अजीम शहर है। उस जमाने में हेरात अपनी बुलंदियों पर था। हुसैन बायकारा तैमूरी सुल्तानों में एक प्रमुख सुल्तान रह चुका है। ये हेरात काबुल से 920 किलोमीटर है और रास्ता बड़ा ही दुरूह है। पहाड़, नदियां, बर्फबारी, इन सब तकलीफों को झेलते हुए जाना पड़ता था, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो आज से 550 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब बात हेरात की चली है तो मैं आपको बता दूं, पूर्व एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि अली शेर नवाई जो ईरान के और उस सारे खुरासान एरिया के कालिदास समझे जाते थे, बाबर ने अली शेर नवाई के मदरसे में भी घुमा और उसने जहाँ जहाँ काम किया था वहाँ देखा और उनके शिष्य और उनके शागिर्द गियास अल-दीन ख्वांद मीर, जिसे दुनिया ख्वांद मीर के नाम से जानती है, से मुलाकात की। ये ख्वांद मीर इतिहासकारों में एक बड़ा नाम है। ख्वांद मीर ने हबीब अल-सियार लिखी है, जो कि तैमूरी बादशाहों के काफी हद तक एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसका हबीब अल-सियार का मतलब होता है जीवनी कथा के रूप में। इसके अलावा ख्वांद मीर जब बाबर भारत में स्थापित हो चुका, सन 1528 में ख्वांद मीर हिंदुस्तान आ गया और उसके बाद में ख्वांद मीर ने कानून हुमायूनी नाम की
किताब भी लिखी जिसमें हुमायूं के कानून इत्यादि हैं, उनका वर्णन है। खान मीर की मृत्यु यहीं हिंदुस्तान में ही 1535 या कहीं कहीं दिख रहता है 1536 में हो गई और उसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के परिसर में ही दिल्ली में दफनाया गया। और इस मीर खवांद ने शाह इस्माइल सफवी और शहबानी खान और मुगल शासकों को बहुत नजदीक से देखा था। यहाँ तक कि शाह इस्माइल सफवी और शहबानी खान के 1510 में होने वाले मरवे के युद्ध का भी एक पसंदीद लेखक था। इस तरह से मीर खवांद इस काल को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण लेखक है। और उसने इस्माइल सफवी, शहबानी खान और मुगल बादशाहों के साथ में 3-3 जगहों पे उसने काम किया है। हालांकि शहबानी खान के साथ में उसने बहुत कम काम किया है। और मीर खवांद के बेटे भी हिंदुस्तान में बाद में अकबर के काल में बड़े ओहदों पर काम किया। बाबर अपने लाव लश्कर को लेकर के पहुंच गया। इस रात में जब वो पहुंचा तो खुरासान में इस मुहिम को अचानक एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सुल्तान हुसैन बायकारा की अचानक मई 1706 में मौत हो गई। और सुल्तान हुसैन बायकारा की गद्दी के 2 दावेदार उभर गए। 2 उसके बेटे, बड़ा बेटा बद्दी अल जमान और छोटा बेटा मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, दोनों ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अब बाबर जिस उद्देश्य के लिए गया वो उद्देश्य उसे खटाई में पड़ता नजर आया, क्योंकि दोनों भाई ही अपने आप को सुल्तान घोषित किए हुए थे। और वो उस वक्त हो रहा था जब शहबानी खान जैसा एक बड़ा दुश्मन उनके दरवाजे तक पहुंच गया था। इस शहबानी खान के बारे में पहले के एपिसोड में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि शहबानी खान ख्वारिज़म पर हमला करने के लिए चला गया था। अब उसने ख्वारिज़म का घेरा डाल करके और ख्वारिज़म अपने सिपह सालारों को सौंप करके और दोबारा समरकंद की तरफ आ गया और वो हेरात पर चढ़ाई करने के इंतजाम में लग गया। अब बद्दी अल जमान मिर्जा और मुजफ्फर हुसैन मिर्जा दोनों ही ये चाहते थे कि दूसरा ही कोई शहबानी खान से लड़ने के लिए चला जाए। दोनों की, जैसा कि एक कहावत है, 10 फकीर एक कंबल में सो सकते हैं लेकिन 2 बादशाह एक देश में नहीं समा सकते, वैसा ही हेरात में हो रहा था। वो लोग शहबानी खान से लड़ने की तो क्या सोचते, वे एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। शहबानी खान की खतरे की तरफ अगर उन्हें कोई ध्यान दिलाता तो वो उस बात को खुशी में टाल देते। बाबर जब वहाँ पहुंचा तो दोनों भाई ही रंगों और महफिलों में लगे हुए थे। बाबर भी इनमें शरीक रहा, लेकिन बाबर जब भी उन्हें इस खतरे की तरफ ध्यान दिलाता तो उस बात को इस तरीके से टाल जाते। तो दोनों भाई एक दूसरे को शहबानी खान के सामने भेजने की सोच रहे थे। जब बाबर ने एक प्रस्ताव रखा कि सभी को मिलाकर के एक आदमी की कमान में शहबानी से लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन दोनों भाइयों के मन में एक खटका था कि यदि बाबर को आगे कर दिया गया तो फौज बाबर के अंडर में आ जाएगी और जिसकी फौज उसकी हुकूमत। बाबर इस लड़ाई से निपटने के बाद में रात पे कब्जा कर लेगा। दोनों भाई ही इन कोशिशों में लगे हुए थे कि बाबर उसके सबऑर्डिनेट के रूप में नंबर 2 रह करके और इस लड़ाई को अंजाम दे। बाबर इन सब बातों से बड़ा निराश हुआ। बाबर ने इसी दौरान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा की माँ खदीजा आगा बेगम से भी मुलाकात की। खदीजा एक चतुर चालाक महिला थी जिसने हुसैन बायकारा को अपने पक्ष में कर रखा था और इसी का नतीजा था कि मुजफ्फर हुसैन मिर्जा छोटा होने के बावजूद कुछ अमीर उसके पक्ष में थे।
और उसने भी अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। इधर बद्दी अल जमान मिर्जा का खेमा था और वो भी बड़ा होने के नाते सुल्तान घोषित हो गया था। इस तरह है दोनों भाई शैबानी खान से लड़ने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। बाबर इन सब चीजों में घूम रहा था, महफिलें चल रही थी। मासूमा सुल्तान जो कि अहमद मिर्जा की छोटी बेटी थी, अपनी माँ हबीबा सुल्तान के साथ में देखा। ये हबीबा सुल्तान तुर्कमेनिस्तान में गड़बड़ हो जाने से अपनी बेटी को हेरात की तरफ ले आई थी। यहीं पर बाबर ने यह तय किया कि वो मासूमा सुल्तान से शादी करेगा। इस वास्ते हबीबा सुल्तान से ये कह दिया कि वो काबुल में अपनी बेटी के साथ में आए और वहीं बाबर ने मासूमा सुल्तान से निकाह कर लिया। इससे पहले भी बाबर आयशा बेगम और यूसुफ जईयों पर हमले के दौरान एक यूसुफ जई सरदार की बेटी से शादी की थी। अब इस दौरान मुद्दे से ध्यान भटक करके रोज महफिलें जमती थी। बाबर खुद शराब की पार्टियों का वर्णन करता है। ये लोग खूब महफिलें जमाते थे। उसने हाजी यूसुफ, जलालुद्दीन, मसूद नाई और गुलाम सादी जो कि चंग बजाता था और मसूद नाई बांसुरी बजाता था, इसका वर्णन किया है। और वो सब लोग नाचते गाते रहते थे। अब इन दोनों भाइयों की ये लापरवाहियां उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली। वो सब लोग वहाँ के नजूमियों, ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों का सहारा लेते दिखते कि उस ज्योतिषी ने यह घोषणा की है कि शैबानी खान यहाँ आया तो मारा जाएगा। इन बातों पर बाबर को बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि इन्हीं नजूमियों की बातों में आकर के उसने शैबानी खान पर हमला किया था और उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया था। तो बाबर ने इन बातों में विश्वास करना छोड़ दिया था। बाबर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन हेरात के वे सब लोग जिन्हें उस वक्त लड़ाई का इंतजाम करना चाहिए था, तो सब इन्हीं बातों में उलझे हुए थे। ये देख करके बाबर को बड़ी निराशा होती थी। बाबर को बद्दी अल जमान मिर्जा और मुजफ्फर हुसैन मिर्जा की इन हरकतों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हालात इस तरीके के थे कि वो कुछ कह नहीं सकता था। और इस तरह से हताश निराश होकर के बाबर वापस अपने काबुल को चल दिया। उधर शैबानी खान लगातार हेरात की तरफ बढ़ रहा था। इस खतरे को बाबर अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन बाबर के समझाने बुझाने का दोनों भाइयों पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ा। ये सब देख करके बाबर बड़ा निराश हुआ और बाबर ने वापस काबुल जाने का फैसला कर लिया। हालांकि मुजफ्फर हुसैन मिर्जा और बद्दी अल जमान मिर्जा ने उसको खूब रोका कि वो जाड़े में हेरात में रहे और बाद में चला जाए, लेकिन बाबर को वहाँ के हालात रास नहीं आ रहे थे और बाबर बहुत ज्यादा देर तक काबुल से दूर नहीं रहना चाहता था, जो कि बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ। अब बाबर ने अपने लश्कर को वहां से कूच करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में अब सर्दी शुरू हो चुकी थी और ये एक तरह से यात्रा करने के लिए गलत टाइम था, लेकिन बाबर को तो जाना ही था। रास्ते में इतनी ज्यादा तकलीफें बाबर को आई। जगह जगह है बर्फ जमी हुई थी, घोड़े बर्फ से ठिठुर रहे थे, उसके लोग बर्फ से ठिठुर रहे थे और कई जगह उसका लश्कर रास्ता भूल गया। कुछ रास्ते कासिम बेग जो कि उसका अजीम सिपह सालार था,
उसने बताया वो रास्ते आगे जाकर के बंद हो गए और इस शर्म के मारे कासिम बेग खुद आगे चलता हुआ बर्फ हटाता था। इस बर्फ ने बाबर को बहुत ज्यादा तकलीफें दी। उसके लश्कर के हाथ पांव सुन्न हो रहे थे, खाने की कमी हो गई थी और एक जगह है हजारा समुदाय के लोग अचानक से उसको मिल गए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में पर ने जवाबी हमला किया और उन सब हजारा लोगों को लूटा भी और उनको मार भगाया। आगे चल करके एक गुफा में भी बाबर के लश्कर ने रात बिताई और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उन गांव वालों ने बाबर की अच्छी आवभगत की, उनको गर्म कपड़े दिए, खाने के लिए बकरे दिए और उनको आग जलाने के लिए लकड़ियां दी। कुछ दिनों बाबर का लश्कर उस गांव में आराम करके और आगे चला। अब रास्ते में उसको एक खबर आई कि जो लोग बाबर के खिलाफ थे उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी थी कि बाबर को बदिउल जमान मिर्जा और मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने कैद कर लिया है और इस अफवाह का लाभ उठा करके वो लोग काबुल पर कब्जा करना चाह रहे थे। बाबर के वो सिपाही सालार जो बाबर से लगाव रखते थे उन लोगों से उनकी भिड़ंत हो रही थी। अब अपना आदमी तुरंत भेज करके बाबर ने उन लोगों तक ये पैगाम भिजवाया कि वो जल्द आ रहा है और वो लोग मोर्चे पर डटे रहे। इस तरह है जब बाबर वापस काबुल पहुंचा तो वहां बड़ी अव्यवस्था और अफरा तफरी का माहौल था। अब इस अफरा तफरी के माहौल में बाबर को बड़ी परेशानी आई और बहुत मुश्किलों से उसने इंतजामों को दुरुस्त किया और इस बाबर काबुल पहुंचा तो जिस आदमी को बाबर ने काबुल का कोतवाल बनाया था वही नंगी तलवार लेकर के उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने या तो जिरा बख्तर में बाबर को पहचाना नहीं या फिर जानबूझ के ही उसने बाबर के हाथ पर तलवार दे मारी कि लोग गफलत में अपने ही आदमियों की तरफ तीर चला रहे थे। एक आदमी ने जो कि बाबर का ही आदमी था पहचान नहीं सका और बाबर की तरफ ही तीर चला दिया और लेकिन बाबर को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जब और इस तरह है ये वक्त सन 1507 ईस्वी का जनवरी आ गया था और उधर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और शैबानी खान और उन दोनों के झगड़ों के बीच का क्या परिणाम निकला ये हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। अब इस जो शैबानी खान के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हम पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं। हमारे ये पुराने वीडियो देख सकते हैं ताकि इन घटनाओं के बारे में आपको सिलसिलेवार ज्ञान हो जाए। बता चुका हूँ कि शैबानी खान एक बड़े अभियान पर चल रहा था कि वो सभी जगह से तैमूरी सुल्तानों को खदेड़ देगा और इस काम में वो लगातार कामयाब भी होता जा रहा था क्योंकि समरकंद उसने ले लिया था, यहाँ तक फरगना और अंदीजान उसने ले लिया था और अब वो ख्वारिज्म पर भी जीत हासिल कर चुका था और अब हेरात की तरफ बढ़ रहा था और उज़्बेक शक्ति अपने चरम पर थी। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और हम किन बातों को शामिल करें ये आप
कमेंट करके बताएं ताकि हमें अपना आगे का वीडियो किस तरह से बनाना चाहिए ये तय करने में मदद मिले। धन्यवाद।